हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में बनती हैं, कुछ इतिहास बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ सेल्यूलॉइड पर बनी कहानी नहीं, बल्कि एक शख्स के जुनून, एक जिद और 16 साल की तपस्या का नतीजा थी। हम बात कर रहे हैं 1960 की शाहकार मुगल आजम की। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि कैसे निर्देशक के आसिफ का ये जुनून सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा जादू बन गया जिसकी चमक, आप देखिए, आज 60 साल बाद भी धुंधली नहीं पड़ी है। हम इसकी शुरुआत से लेकर इसकी विरासत तक हर उस कहानी को खंगालेंगे जो इस फिल्म को एक अजूबा बनाती है। और इस जुनून को सही पैमाने पर देखना बहुत जरूरी है। ये उस दौर की बात है जब ज्यादातर फिल्में, आप सोचिए, कुछ लाख रुपए में बन जाती थी। कुछ लाख में, हाँ। और मुगले आजम का बजट था 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ उस जमाने में। बिल्कुल, सोचिए जरा, आज के दौर में इसका असर शायद बाहुबली या RRR जैसी किसी फिल्म के बजट के बराबर का था। ये रकम उस जमाने के लिए अकल्पनीय थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये सिनेमा बनाने के तरीके में एक क्रांति की शुरुआत थी। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? 16 साल का ये लंबा सफर, इसका पहला कदम कब और कैसे रखा गया? इसकी नींव 1944 में रखी गई थी, जबकि आसिफ ने इम्तियाज अली ताज के 1922 के मशहूर नाटक अनारकली पे फिल्म बनाने का फैसला किया। अच्छा, तो ये एक नाटक पर आधारित थी पहले? हाँ बिल्कुल, अनारकली नाम का एक बहुत मशहूर नाटक था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती सालों में ही एक के बाद एक मुश्किलें आती गईं। 1947 में देश का बंटवारा हो गया और फिल्म के शुरुआती फाइनेंसर शिराज अली वो पाकिस्तान चले गए। ओह। तो प्रोजेक्ट एकदम से ठप पड़ गया। और मैंने पढ़ा है कि कास्टिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। बिल्कुल, सम्राट अकबर के रोल के लिए एक्टर चंद्रमोहन को साइन किया गया था, लेकिन 1949 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो एक और झटका लगा। हाँ, एक बार फिर फिल्म पूरी तरह से रुक गई। ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अब कभी पूरा नहीं होगा। कोई भी आम फिल्म मेकर होता तो हार मान लेता, लेकिन के आसिफ आम नहीं थे। और यही कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो फिल्म इंडस्ट्री से थे ही नहीं, शपूरजी पालोनजी। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन टाइकून। ये तो बहुत अजीब जोड़ी लगती है ना? है ना? लेकिन शपूरजी पालोनजी को मुगल इतिहास, खासकर अकबर के दौर में गहरी दिलचस्पी थी। जब उन्होंने के आसिफ का जुनून और इस फिल्म का पैमाना देखा तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने के आसिफ को एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया। हाँ बिल्कुल, एक ब्लैंक चेक ही था वो। उनका कहना था कि पैसे की चिंता किए बिना अपनी कल्पना को पर्दे पर उतारो। ये एक फाइनेंसर का नहीं, बल्कि एक कला के कद्रदान का फैसला था। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया। जब के आसिफ अपनी फिल्म बनाई रहे थे, तब 1953 में एक और फिल्म रिलीज हो गई, अनारकली। हाँ, बीना राय और प्रदीप कुमार की। और वो फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसका के आसिफ पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है, दबाव बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ उसी कहानी को दोबारा बनाना काफी नहीं था। उस सफलता ने के आसिफ को मजबूर कर दिया कि वो कुछ ऐसा बनाए जो सिर्फ एक फिल्म ना हो, बल्कि एक अनुभव हो। कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए। अब उनकी फिल्म को सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि अमर होना था। और यहीं से शुरू हुई उस भव्यता की कहानी जिसने मुगले आजम को मुगले आजम बनाया। और इस कहानी के केंद्र में थे 3 किरदार, सलीम, अनारकली और अकबर। पर्दे पर दिलीप कुमार और मधुबाला की केमिस्ट्री तो जादुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक असली प्रेम कहानी दम तोड़ रही थी। हाँ, ये इस फिल्म का सबसे त्रासद लेकिन शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। दिलीप कुमार और मधुबाला का 9 साल लंबा रिश्ता इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। इसकी एक बड़ी वजह मधुबाला के पिता अताउल्ला खान थे, जो इस रिश्ते को एक बिजनेस डील में बदलना चाहते थे। ओह, मतलब अब नहीं क्या होगा? बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस तकरार का असर सेट पर दिखने लगा। दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो प्यार भरे सीन फिल्माते थे और फिर सेट पर एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते थे। सोचिए, जिस फिल्म के डायलॉग मोहब्बत की कस्में खाते हैं, उसके मुख्य कलाकार एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। मैंने उस मशहूर थप्पड़ वाले सीन के बारे में भी पढ़ा है। कहते हैं कि एक सीन में जहां सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था, दिलीप कुमार ने असल में मधुबाला को पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। हाँ, ये किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उस शॉट के बाद सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया था।
लेकिन इस घटना पर के आसिफ की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने मधुबाला के पास जाकर कहा, फिक्र मत करो, ये थप्पड़ साबित करता है कि वो आज भी तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। कमाल है। मतलब वो उस असली दर्द, उस गुस्से को अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यही के आसिफ का कमाल था। वो जानते थे कि इस टूटे हुए रिश्ते की कसक, ये अनकही मोहब्बत और ये घुटन ही सलीम और अनारकली की कहानी को वो गहराई देगी जो किसी एक्टिंग से नहीं आ सकती। उन्होंने असल जिंदगी के दर्द को सिनेमाई कला में बदल दिया। और मधुबाला की अपनी मुश्किलें भी थीं। वो सिर्फ एक टूटे दिल के साथ काम नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मधुबाला को जन्म से दिल की एक गंभीर बीमारी थी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। उनके दिल में एक छेद था। वो अक्सर सेट पर थक कर बेहोश हो जाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जेल के दृश्यों में के आसिफ ने जंजीरों के असली होने पर जोर दिया। वो भारी लोहे की जंजीरें पहनकर शूटिंग करती थीं, जिससे उनके हाथ पैर छिल जाते थे। ये एक कलाकार का अपने काम के प्रति अविश्वसनीय समर्पण था। एक तरफ कलाकारों का ये निजी दर्द, ये त्याग, और दूसरी तरफ के आसिफ का एक ऐसा सपना था जो हर दिन और भव्य और बड़ा होता जा रहा था। और ये भव्यता सबसे ज्यादा नजर आई फिल्म के सेट्स में, खासकर शीश महल में। शीश महल तो अपने आप में एक अजूबा था। वो लाहौर किले के असली शीश महल की हूबहू नकल थी। अच्छा। उसे बनाने में 2 साल लगे और उस जमाने में 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आया। 15 लाख रुपए! उस दौर में तो इस रकम में एक पूरी बड़ी फिल्म बन जाती थी। बिल्कुल, एक हिट फिल्म का पूरा बजट एक सेट पर लगा दिया गया। इसमें बेल्जियम से मंगवाए गए असली कांच के लाखों टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ। सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर के लिए इसे शूट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्या है कि कांच के हर टुकड़े से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी कि कैमरा रखना मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने इस चमक को काबू करने के लिए कांच के टुकड़ों पर मोम के एक पतली परत चढ़ाई थी। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि हर डिपार्टमेंट में किस तरह का काम हो रहा था। और फिर इसी सेट पर वो गाना फिल्माया गया जो खुद अपने आप में एक फिल्म के बराबर था, प्यार किया तो डरना क्या। सुना, इसका बजट भी हैरान करने वाला था। उस एक गाने पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1 करोड़ एक गाने पर? हाँ, और इसकी वजह थी टेक्निकलर। के आसिफ चाहते थे कि ये गाना रंगीन हो, जबकि बाकी पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बन रही थी। एक मिनट, मतलब बाकी पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो रही थी और सिर्फ एक गाने के लिए उन्होंने रंगीन फिल्म का इस्तेमाल किया। ये टेक्निकलर इतना महंगा क्यों था उस वक्त? हाँ, टेक्निकलर के लिए एक ही सीन को 3 अलग-अलग फिल्म स्ट्रिप्स, मतलब लाल, हरे और नीले रंग के लिए एक साथ शूट करना पड़ता था। फिर प्रोसेसिंग के दौरान लैब में उन तीनों स्ट्रिप्स को बहुत सावधानी से मिलाकर एक रंगीन प्रिंट तैयार होता था। ये प्रोसेस ना सिर्फ बेहद महंगा था, बल्कि इसके लिए खास कैमरे और टेक्नीशियन लंदन से बुलाने पड़ते थे। बाप रे! मतलब ये अपने आप में एक फिल्म बनाने जैसा था। बिल्कुल। तो एक तरफ सेट पे इतना पैसा लग रहा था और दूसरी तरफ संगीत में भी कोई समझौता नहीं हो रहा था। नौशाद साहब और के आसिफ का वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, जबकि आसिफ पहली बार संगीतकार नौशाद के पास गए तो वो पैसों से भरा एक ब्रीफकेस लेकर गए और उसे मेज पर रखते हुए कहा कि उन्हें यादगार संगीत चाहिए। नौशाद साहब उस दौर के सबसे बड़े संगीतकार थे। उन्हें ये तरीका अपनी कला का अपमान लगा। कहते हैं उन्होंने गुस्से में नोटों की गड्ढियां खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर बात कैसे बनी? के आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो संगीत की बहुत इज्जत करते हैं। तब जाकर नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए काम करना स्वीकार किया और फिर जो संगीत बना वो वाकई अमर हो गया। और उस संगीत का एक नगीना थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। उन्हें फिल्मों में गाने के लिए राजी करना तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। बिल्कुल। आसिफ चाहते थे कि फिल्म में तानसेन के किरदार को उस्ताद साहब अपनी आवाज दें। उस्ताद साहब ने उन्हें टालने के लिए एक गाने के लिए 25,000 रुपए की फीस मांग ली। 25,000? हाँ, ये सुनकर सब हैरान रह गए। उस जमाने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे टॉप गायकों को एक गाने के लिए शायद 500 या 1000 रुपए मिलते थे। और के आसिफ ने क्या किया? वो तुरंत मान गए। ये किस्सा और नौशाद साहब के लिए 100 वादकों वाला ऑर्केस्ट्रा को फंड करना, ये हमें के आसिफ के जुनून के बारे में एक ही बात बताता है। कला के लिए कोई समझौता नहीं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, अपनी सोच को हकीकत बनाने का। यही वो जिद थी जिसने इस फिल्म को शाहकार बनाया। चलिए अब जरा कहानी की बात करते हैं।
ये फिल्म सलीम और अनारकली की मशहूर लोक कथा पर आधारित है, लेकिन इसका असल इतिहास से कितना लेना देना है? क्या अनारकली सच में थी? ऐतिहासिक रूप से देखें तो अनारकली के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद वो अकबर के हरम का हिस्सा थीं या कोई नर्तकी, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है। ये एक लोक कथा है जो सदियों से चली आ रही है। और शहजादे सलीम, फिल्म में तो उन्हें एक रोमांटिक आदर्शवादी हीरो दिखाया गया है। जबकि असलियत इससे काफी अलग थी। शहजादे सलीम, जो बाद में बादशाह जहांगीर बने, इतिहास के मुताबिक काफी क्रूर और शराबी थे। उन्होंने वाकई अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन उसकी वजह अनारकली का प्यार नहीं, बल्कि सल्तनत पर कब्जा करने की उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। तो इसका मतलब ये है कि के आसिफ ने सिनेमाई जरूरत के हिसाब से इतिहास को काफी बदला। उन्होंने इतिहास की जगह एक लेजेंडा को चुना। ऐसा क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें उस दौर के भारत में मिलता है। ये फिल्म आज़ादी के कुछ ही साल बाद बन रही थी, एक ऐसा देश जो अपनी नई पहचान गढ़ रहा था। फिल्म में मुगल साम्राज्य की भव्यता दिखाकर एक तरह से भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी महान सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि अनजाने में उस समय के भारत के लिए एक राष्ट्रीय कहानी भी बन गई थी। बिल्कुल। अकबर का किरदार देखिए, एक ऐसा बादशाह जो अपने उसूलों और अपनी प्रजा के लिए अपने बेटे की मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र को परिवार से ऊपर रखने का संदेश देता है। ये उस नए नए आज़ाद हुए देश के लिए एक बहुत ज़रूरी विचार था। शायद इसीलिए लोगों ने इसे इतना अपनाया। ये सिर्फ सलीम अनारकली की कहानी नहीं थी, ये उनकी अपनी उम्मीदों और उसूलों की कहानी भी थी। और इसी गहरे जुड़ाव की वजह से जब 5 अगस्त 1960 को फिल्म रिलीज हुई तो उसने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। तहलका शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 15 सालों तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में इसका प्रीमियर हुआ, जिसे एक मुगल महल की तरह सजाया गया था। अच्छा। फिल्म के रील्स को एक सजे धजे हाथी पर रखकर थिएटर तक लाया गया था। टिकटों के लिए लोग हफ्तों पहले से लाइनों में लगे रहते थे। ये एक फिल्म की रिलीज नहीं, एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उस साल के फिल्मफेयर अवार्ड्स में इसे वो पहचान नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी। हाँ, ये आज भी एक पहेली है। इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो मिला, लेकिन के आसिफ को 16 साल की मेहनत के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। नौशाद को उस यादगार संगीत के लिए अवार्ड नहीं मिला, और सबसे बड़ा आश्चर्य, मधुबाला को अनारकली के उस किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं दिया गया, जो उनके करियर का सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। ये उनके करियर की अकेली फिल्म फेयर नॉमिनेशन थी, और वो भी वो हार गई। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया कई दशकों बाद, 2004 में, जब फिल्म को रंगीन करके दोबारा रिलीज किया गया। हाँ, ये भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसे पूरी तरह से डिजिटल रूप में रंगीन करके सिनेमा घरों में दोबारा उतारा गया। इस पर भी काफी बहस हुई। कुछ आलोचकों का मानना था कि डिजिटल रंग सिनेमैटोग्राफर आर.डी. माथुर के मूल ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स की कलात्मकता और गहराई को कम करते हैं। उनकी लाइटिंग और शैडो का जो खेल था वो कहीं खो गया। लेकिन इसने एक पूरी नई पीढ़ी को इस क्लासिक फिल्म से भी तो जोड़ा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसने फिल्म को एक नई जिंदगी दी और आज की पीढ़ी को ये समझने का मौका दिया कि भारतीय सिनेमा की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। तो अंत में इस पूरी दास्तान से हम क्या समझें? मुगले आजम की विरासत क्या है? मुगले आजम ने भारतीय सिनेमा के लिए एक पैमाना तय कर दिया। भव्य सेट्स, ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित महाकाव्य और बड़े बजट की फिल्मों का जो चलन आज हम बाहुबली से लेकर पद्मावत तक में देखते हैं, उसकी नींव इसी फिल्म ने रखी थी। संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक आज भी खुलकर मानते हैं कि उनकी फिल्मों की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत मुगले आजम ही है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, सिनेमा की एक टेक्स्ट बुक है। तो मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक निर्देशक के पागलपन की हद तक के जुनून, कलाकारों के बेमिसाल त्याग और सिनेमा की उस ताकत का प्रतीक है जो इतिहास, कल्पना और भावनाओं को मिलाकर एक अमर कहानी गढ़ सकती है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कला के लिए, अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए एक कलाकार किस हद तक जा सकता है, कितना इंतजार कर सकता है और कितनी कुर्बानियां दे सकता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के दौर में
जहां फिल्में महीनों में बनकर तैयार हो जाती हैं और सफलता वीकेंड के आंकड़ों से तय होती है। कोई निर्देशक एक ही प्रोजेक्ट पर 16 साल तक ऐसा जुनून और ऐसा सब्र दिखा सकता है। क्या मुगले आजम जैसी फिल्म दोबारा बन सकती है?